नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास जा में। आज के इस सेशन में हम टोटल 20 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक से लिए गए हैं। आप यूं कह सकते हैं कि इट इज अ मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी, बीपीएससी और एनी अदर टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशंस। तो आज के सेशन में हम जो टोटल 20 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स को खास करके समझने का प्रयास कीजिएगा और जो आपको अच्छा लगे, जो ऐसा लगे कि ये मैं नहीं जानता था, उसे प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे रिवाइज करने में काफी मदद मिले। क्लियर है? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कहता है एवरीवन डैश रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर एक्शंस। अब देखेंगे कि कोई हमारा ऐसा वर्ड जिसके अंत में वन है, बॉडी है, थिंग है, ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं और इनके अंत में जो वन लगा हुआ है ना, ये इसे सिंगुलर बनाता है। और इससे क्या बोध होता है कि प्रत्येक, एवरीवन मतलब हर एक, कोई भी आप किसी एक को आप ले ले, उस सब की बात हो रही है, लेकिन एक एक करके। क्लियर है? अब देखते कहता है कि रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ही हमने देखा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब भी कैसा चुनेंगे, जो सिंगुलर हो, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके साथ कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको समझेंगे। कहता है रिस्पॉन्सिबल जो है ना अपने साथ फॉर लेता है कब, जब आप किसी भी अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, किसी कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो वहां पे हम रिस्पॉन्सिबल फॉर का प्रयोग करते हैं। यदि आगे आप देखेंगे पर्सन अगर रहता, मतलब यदि आप यह दर्शाते कि मैं किसी व्यक्ति के प्रति रिस्पॉन्सिबल हूं, इन दैट केस क्या हो जाता है, वहां पे टू का प्रयोग करते। क्लियर है? ये फिक्स प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे वो फिलर वाला बेस्ड क्वेश्चन हो या पैसेज बेस्ड हो, क्लोज टेस्ट हो, या फिर आपका सेंटेंस करेक्शन हो, सेंटेंस में एरर डिटेक्शन हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन हो पूछे जाते हैं। अब साथ ही साथ एक और चीज समझेंगे, यहां पे नॉर्मली हम देखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए हम हीज का प्रयोग करते हैं, लेकिन नाउअडेज देखेंगे आप कि ये दोनों वर्ड लिख दिए जाते हैं ताकि जेंडर बायसनेस दूर किया जा सके, ये ध्यान रखना है। और इसके कारण आप देखेंगे कि देयर का भी प्रयोग किया जाने लगा है, देयर का भी प्रयोग किया जाने लगा है, तो इन चीजों पे थोड़ा अवेयरनेस दिखाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ही हैज नो ऑब्जेक्शन दैट्स माय प्रपोजल। कहता है उसके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन हमारा क्या है? ये हमारा नाउन है। अब देखेंगे कि इसके साथ किस तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं, ऑब्जेक्शन के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। मींस ही हैज नो ऑब्जेक्शन टू माई प्रपोजल। यहां पे फॉर मत लगा दीजिएगा गलती से, ठीक है ना, क्योंकि सुनने में लगता होगा कि इट इज गोइंग टू बी गुड वन, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द मैनेजर एज वेल एज हिज असिस्टेंट्स डैश प्रेजेंट। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे देखेंगे एक सब्जेक्ट हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज वेल एज, जो कि एक टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जिसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जिसके अंतर्गत आप एंड को पढ़ते हैं। इन सब का क्या कार्य है ना, ये सामान्य तौर पर दो फैक्ट्स, दो स्टेटमेंट्स या दो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है सामान्यतः ऐड करना, सीधे तौर पे ऐड करना। क्लियर है? लेकिन एंड और एज वेल एज में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे। एंड जब भी जोड़ेगा ना, तो जो दो आइडियाज हैं या जितने भी आइडियाज हैं उनको आप जोड़ रहे हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, वो इक्वल इंपोर्टेंस रखते हैं। लेकिन एज वेल एज जो है ना, इसके बाद जो आता है ना, वो हमेशा याद रखेंगे कि पहले वाले के अपेक्षा लेस इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस कम होती है किसके मुकाबले? जो फर्स्ट वाला है उसके मुकाबले। जिस कारण से क्या होता है कि रियल सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट वाला माना जाता है। ठीक है? क्योंकि यहां पे एक एडिशनली आप कोई चीज जोड़ रहे हैं जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारा पहले वाला है। क्लियर है? जिस कारण से हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब का चयन करेंगे, और ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, जिस कारण से हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है हार्डली डैश सी टेकन हर मील व्हेन द फोन रैंग। अब पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस किस टेंस में है। तो देखेंगे यहां पे टेकन है, लेकिन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कभी भी ये निर्धारित नहीं करता कि इसका टेंस क्या है। वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोन रैंग।
ये हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट का है। और जैसे पास्ट में एक बार सेंटेंस को आपने फॉर्मुलेट कर दिया, इट मीन्स कि पास्ट में ही रहने वाला है। तो देखेंगे जितने भी ऑप्शन है उसमें आपका हैज जो है प्रेजेंट के लिए प्रयुक्त होता है, ये तो ऐसे खत्म हो गया। और दूसरा है कि हार्डली से अगर कोई सेंटेंस, नो सूनर से कोई सेंटेंस अगर शुरू हो रहा है तो हम देखेंगे कि पास्ट के आप एक्शन की बात कर रहे हैं, जहां पे ये दर्शा रहे हैं कि किसी चीज के होने से पहले ये चीज हो चुका था। इन दैट केस क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और पास्ट परफेक्ट के लिए हम किसका चुनाव करते हैं, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले में पूछा जा सकता है, एरर डिटेक्शन वाले में हार्डली से सेंटेंस की शुरुआत करेगा और क्या करेगा, यहां पे इन्वर्जन को हटा देगा। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग। तो यहां देख रहे हैं हैड आ रहा है, इसको क्या कर देगा, एक रेगुलर स्ट्रक्चर में ढाल देगा, हार्डली सी हैड टेकन करके, और आपसे इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या फिर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका हो गया, यहां जो व्हेन का कॉम्बिनेशन है हार्डली के साथ, इसको क्या करेगा, यहां पे आपको देन का प्रयोग कर देगा और फिर आपसे पूछेगा कि क्या इस सेंटेंस को किसी प्रकार के इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो ये ध्यान रखना है। अर्थात यहां पे देन का प्रयोग नहीं होगा, चूंकि आप यहां कंपैरिजन नहीं दिखा रहे हैं। देन का सिर्फ और सिर्फ तब प्रयोग करते हैं जब आपको कंपैरिजन दिखाना हो, अर्थात व्हेन जो है यहां पर है सही है अपने आप में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल। अब कहता है उसने इंसिस्ट किया। इंसिस्ट करने का मतलब होता है आग्रह करना, जो बार बार रिपीटेडली किया जाता है। और इंसिस्ट अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, दैट इज नन अदर देन ऑन। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है मैथमेटिक्स डैश हिज फेवरेट सब्जेक्ट। अब देखेंगे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में निरूपित किया गया है, और जब हम जानते हैं जब किसी सब्जेक्ट की आप बात करते हैं तो वो सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, उसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही हमने देखा कि ये सिंगुलर होगा, जिस कारण से हम किसका प्रयोग करेंगे, एक सिंगुलर वर्ब का। पहला ए और बी आपका प्लूरल है, सी और डी दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन अब देखने वाली बात है कि हैज का प्रयोग कब होता है और इज का कब। देखिए, जब आप किसी चीज के स्टेट की बात करते हैं, कोई चीज क्या है, कैसा है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, स्टेट वर्ब का प्रयोग करते हैं, वहां पे हम वर्ब बी का प्रयोग करते हैं, जो कि आपका करेक्ट होगा। लेकिन हैज का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको किसी चीज के ऊपर पोजीशन दर्शाना हो। यहां पे देखेंगे कि पोजीशन की आवश्यकता नहीं है, मैथमेटिक्स हैज, हाँ मैथमेटिक्स के पास है, क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट नहीं, मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है। और हाँ, यदि अगर आप ये लिखते कि मैथमेटिक्स हैज अ ग्रेट चार्म फॉर स्टूडेंट्स, तब आप लिख सकते थे, लेकिन यहां आप ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से आपको इसका चुनाव नहीं करना है। क्लियर है? और हाँ, इसके साथ एक कॉन्सेप्ट और समझ लें, यदि किसी सब्जेक्ट से आप उस सब्जेक्ट के नॉलेज की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के उस सब्जेक्ट के नॉलेज की बात कर रहे हैं, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट के नाम के पहले द लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हो जाता है द मैथमेटिक्स ऑफ रमन, तब यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये प्लूरल का कार्य करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। या फिर आप कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा रहे हैं, जैसे माय हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इस तरह से माय मैथमेटिक्स आर वेरी वीक, ये ध्यान रखना है आप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज सीनियर डैश मी इन सर्विस। अब देखेंगे कि यहां पे सीनियर के साथ किस तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। अब देखेंगे कि सीनियर जो है ये एक अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेता है। इसी तरह से देखेंगे जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, प्रीफर, ये भी अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है इफ सी डैश हार्डर सी वुड हैव पास्ड। अब देखेंगे कि ये हमारा एक टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस को डील करना सबसे आसान है। कैसे? तो देखेंगे और समझेंगे। वैसे मेरे कंडीशनल सेंटेंस पे 2 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। क्लियर है? अब देखेंगे, कहता है इफ सी डैश। अब देखिए, जिस पार्ट में आपको वर्ब का चयन करना है उसको छोड़ के नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में देख रहे हैं कि वुड प्लस हैव प्लस V3 है। वुड का प्रयोग है विल के पास्ट फॉर्म के रूप में। एक चीज तो तय है कि पास्ट में हमारा इधर वर्ब का फॉर्म चला जाएगा। अगर सीधे रहता आपका वुड प्लस V1, तब आप करते क्या, यहां पे पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते। लेकिन वुड के बाद अगर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है हैव प्लस
V3, तब क्या करेंगे, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे और पास्ट परफेक्ट के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है, इफ सी हैड वर्कड हार्डर सी वुड हैव पास्ट। कहता है यदि वह क्या करती, ज्यादा मेहनत करती, ज्यादा कठिन परिश्रम करती तो वह पास कर गई होती। मतलब पास्ट के आप स्टेट की तुलना प्रेजेंट के स्टेट से कर रहे हैं कि अगर पास्ट में कोई ऐसी गतिविधि में लीन होती, अगर इस तरह की मेहनत करती, तो आज जो उसकी अवस्था है, आज जो उसकी स्थिति है, वो भिन्न होता। इस तरह के हम एक्शंस के लिए हम थर्ड कंडीशनल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द बुक डैश इज टॉर्न इज माइंड। कहता है द बुक, यहां पे बात की जा रही है बुक की, ये हमारा एंटीसीडेंट है और हम एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर ये नॉन लिविंग है तो हु और हुम का प्रयोग कतई नहीं करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए और डी आपका यहां छट गया। अब बात कर रहे हैं यहां पे इज है हमारा, अर्थात ठीक इसके पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ऋषभ पंत नहीं है, ध्यान रखना है। तो सब्जेक्टिव केस में हम देखते हैं किसका प्रयोग करते हैं, व्हिच का प्रयोग करते हैं, हुज का प्रयोग करते हैं आप पोजीशन दर्शाने के लिए। इसके आगे आप देखेंगे कि नाउन की आवश्यकता होती है जो यहां पे नहीं है, मतलब हुज के जस्ट बाद। ठीक है ना, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक चीज और, आपसे जो क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। टॉर्न का, टॉर्न का मतलब क्या होता है, ये तो होता है टीयर, टीयर का मतलब होता है फाड़ना। ठीक है ना, उसी का ये थर्ड फॉर्म है, टीयर, टोर, टॉर्न। ठीक है ना, ये हमारा थर्ड फॉर्म है। आपको बताना है कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में इस सेंटेंस में कार्य कर रहा है। मतलब ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, क्या कार्य कर रहा है ये आपको बताना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही हैज लिव्ड हियर डैश 5 years। कहता है कि वह यहां रह चुके हैं, कब तक, तो 5 सालों तक रह चुके हैं। अब तो एक चीज तो तय है कि आगे हम देख रहे हैं टाइम ड्यूरेशन की बात की जा रही है, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे। लेकिन एक चीज जो आपको समझना है वो क्या, यहां देखेंगे कि सेंटेंस को लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, अब देखेंगे कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो सीधे वर्ब के पास आइए, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। देख रहे हैं हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है और हम सब जानते हैं कि हैज या हैव या हैड, उसके बाद यदि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाए तो ये परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। उसमें हम देखेंगे कि हैज जो हमारा वर्ब का 5वां फॉर्म है, हैव हमारा पहला है, हैड हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्लियर है? V1 और V5 जो होते हैं ये प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त होते हैं और V2 हमारा पास्ट टेंस में। तो यहां से आपने टेंस ले लिया प्रेजेंट। ठीक है, ये मैं नोमेनक्लेचर बता रहा हूं आपको, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे ना, मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं। प्रेजेंट हो गया और ये स्ट्रक्चर परफेक्ट के लिए होता है तो परफेक्ट लिख दिया। अगर इसके आगे और कोई हमारा वर्ब फॉर्म होता तो हम एक नाम और देते, नहीं है तो सीधे टेंस लिख देंगे। ये ध्यान रखना है आपको। अगर कोई सेंटेंस है और उसमें आपको टेंस आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है तो इस तरह के सेशंस आपको रिक्वायर्ड है और जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा वहां। ठीक है ना, अर्थात क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है इसको समझना बहुत जरूरी है। आप जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं मतलब 100% कंप्लीट हो गया है, उसका कोई भी पार्ट बाकी नहीं है, आगे जारी नहीं है। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो अभी तक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो 100% काम जारी है वो तो है ही, लेकिन आगे और भी कंटिन्यू है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द फास्टर यू रीड द डैश यू अंडरस्टैंड। अब देखेंगे यहां पे एक कॉन्सेप्ट ग्रामर का लागू होता है जिसे हम कहते हैं पैरेललिज्म। यहां पे देखेंगे कि एक जो एक्शन है उसका इफेक्ट दूसरे पर निर्भर करता है यदि उसी रूप में किया जाए। मतलब ऐसा होता है तो ऐसा होगा, मतलब एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कंपैरेटिवली जुड़े हुए हैं, एक का कंपैरिजन दूसरे से किया जा रहा है पैरेलली। इस स्थिति में देखेंगे कि यहां पे द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग है एक क्लॉज में, तो दूसरे में भी द प्लस कंपैरेटिव का प्रयोग होगा। इस सेंटेंस को आपको समझने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि यहां पे फिलर में आपको क्या कर देगा, कभी आर्टिकल को भरने के लिए बोल देगा, कभी एडजेक्टिव के डिग्रीज की बात कर लेगा। ठीक है ना, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको क्या करेगा, फास्ट लिख देगा या फास्टेस्ट लिख देगा। इसलिए पूरे सेंटेंस को आप ऐसे समझे ना, चाहे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उस सेंटेंस को देखें, एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे दिमाग में आने चाहिए।
तब जाकर के आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। मतलब क्वेश्चन से आपको खेलना पड़ेगा। क्लियर है? अर्थात क्या हो जाएगा, द मोर यू अंडरस्टैंड। मोर क्यों? क्योंकि मोर कंपैरेटिव डिग्री का है, मच पॉजिटिव डिग्री का है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का है। अगर ये डिग्री आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टक कर जाएंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और प्रैक्टिस में एग्जाम लाइक प्रैक्टिस। ऐसे बैठिए, ऐसे तैयारी कीजिए कि लगे एग्जाम का प्रेशर हैंडल कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ही इज टू वीक डैश वॉक प्रॉपर्ली। अब आपको यहां क्या करना है, एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब यहां पे देखेंगे कि ये हमारा एक ऐसा सेंटेंस है जिसका कि रिमूव टू आपने बारंबार बनाया होगा। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपर्ली, इस तरह से बनाया होगा। अब यहां क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी तो चुना जाएगा, लेकिन क्यों चुना जाएगा देखते हैं। कहता है ही इज टू वीक, वह बहुत ज्यादा कमजोर है। टू का मतलब होता है मोर देन इनफ, उतना जितना कि नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अर्थात कहा जा रहा है कि वह इतना कमजोर है कि इवन वॉक करने के लिए भी, जो प्रॉपर्ली वॉक किया जाता है ना, उसके लिए भी अक्षमता है उसमें। अब देखिए, टू का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टू प्लस V1 जो है ना इन्फिनिटी बनाता है, और इन्फिनिटी का वन ऑफ द यूजेस है कि ये पर्पस बताता है, किसी चीज के बारे में बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है। तो कहता है ही इज टू वीक टू वॉक प्रॉपर्ली। यहां पे आप कर रहे हो इतना कमजोर है कि जिसका रिजल्ट है कि वो ढंग से चल भी नहीं पाएगा। ठीक है ना? जिस कारण से हम यहां ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करेंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश प्रेजेंट। कहता है कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की जो है ना प्रेजेंट है। अब ये देखेंगे एंड से, आप देखेंगे कि हमारा एवरी बॉय और एवरी गर्ल जुड़ा हुआ है, तो इसे प्लूरल मत मान बैठिएगा। क्यों? क्योंकि अगर सेंटेंस पार्ट में, अगर सब्जेक्ट पार्ट में हमारा ईच एवरी है, आइदर नाइदर है, तो सब्जेक्ट चाहे किसी भी तरह से लिखा गया हो, किसी भी स्ट्रक्चर में उसे फॉर्मुलेट किया गया हो, वो हमारा सिंगुलर रहेगा। क्लियर है ना? आप देखेंगे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ईच एंड एवरी बॉय, इस तरह से अगर हमारा एक्सप्रेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, और जिस कारण से हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके एकमात्र ऑप्शन डी में मौजूद है। क्लियर है? और सारे के सारे आपके प्लूरल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कहता है सी इज डिप्राइव्ड डैश बेसिक नीड्स। कहता है डिप्राइव, डिप्राइव होने का मतलब है कोई भी चीज जिससे आप वंचित हैं, कोई ऐसा चीज जिससे आप मरहूम हैं, मतलब आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। तो कहता है कि सी इज डिप्राइव्ड, और डिप्राइव्ड अपने साथ क्या लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही कुड नॉट सक्सीड डैश हिज बैड लक। अब मैं दो तीन कॉन्सेप्ट फिर आपको समझाऊंगा। बहुत सारे बच्चे क्या समझ लेते हैं, एकेडमिक्स वाले खास करके जो 11th में है, 10th में है, उनको लगता है कि सक्सीड जो है ना हमारा, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ऐसा नहीं, और वो सक्सेस को क्या मान बैठते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मान लेते हैं। नहीं, सक्सेस हमारा क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है ना? और सक्सीड जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। वैसे भी देखेंगे किसी मॉडल के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ही कुड नॉट सक्सीड, और कुड जो है ना पास्ट की एबिलिटी की बात करता है कि वह सक्सीड नहीं कर पाया, सफल नहीं हो पाया। क्यों? हिज बैड लक। अब देखेंगे यहां पे आपको किस चीज की आवश्यकता है, कंजंक्शन की आवश्यकता है या फिर आपको एक प्रीपोजिशन की आवश्यकता है। तो आगे देखेंगे प्रीपोजिशन का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन के आगे क्या होता है, आप देखेंगे कि नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। क्लियर है? ये देखना है। और लक जो है हमारा नाउन है। आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ हमारा एक प्रीपोजिशन है जो कि यहां पे करेक्टली फिट बैठेगा, और बिकॉज हमारा एक कंजंक्शन है, और बिकॉज हमारा जब भी आएगा ना तो आगे क्लॉज लेगा, और क्लॉज के लिए क्या आवश्यक है, तो वहां सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की आवश्यकता है। ठीक है ना? और प्रेडिकेट में क्या एक चीज होना आवश्यक है, तो वर्ब। तो देख रहे हैं यहां तो वर्ब है ही नहीं, तो खत्म हो गया। दो का भी सेम प्रयोग है। दो का प्रयोग करते हैं जब आपको दो स्टेटमेंट्स के बीच कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्रेस करना हो, कॉन्ट्रास्ट को शो करना हो। और अनलेस जो होता है ये क्या है हमारा, इफ नॉट का शॉर्ट एंड फॉर्म है, या इसका ऑल्टरनेटिव है जिसका प्रयोग करते हैं कंडीशन दिखाने के लिए। और इसके बाद एक क्लॉज की आवश्यकता होती है जो कि उपलब्ध नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है द प्रिंसिपल कॉल्ड डैश द मीटिंग। अब यहां देखेंगे कि किस तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। कॉल के साथ हम देखते हैं ऑफ का भी प्रयोग होता है, अप का भी होता है, आउट का भी होता है, ऑन का भी होता है। लेकिन साथ ही साथ देखेंगे कि यहां पे किस अर्थ की आवश्यकता है, किस तरह के मीनिंग की रिक्वायरमेंट है।
कहता है प्रिंसिपल ने क्या किया, मीटिंग को वो समझते हैं। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना या फिर पोस्टपोन कर देना। तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं ऑफ की, तो ये सेंटेंस एकदम सही लग रहा है, क्योंकि आप मीटिंग को कैंसिल कर सकते हो। क्लियर है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। कॉल अप का मतलब होता है फोन करना, रिंग करना किसी को। आई विल कॉल यू अप व्हेन आई एम फ्री, जब मैं फ्री रहूंगा कॉल कर लूंगा, ठीक है ना। तो यहां पे फोन करने के संदर्भ में क्या होगा, कॉल अप का प्रयोग होगा, जो यहां पे इस तरह के मीनिंग की आवश्यकता नहीं है। और वहीं पे जब हम बात करते हैं कॉल आउट, तो कॉल आउट का मतलब होता है जब आप पब्लिकली, ठीक है ना, किसी को चिल्ला करके बुला रहे हो या हल्ला कर रहे हो, तो उस सेंस में। अब देखेंगे मीटिंग की बात हो रही है, तो मीटिंग में तो हम देखेंगे कि उसकी अपनी एक डेकोरम होती है, उसको आपको मेंटेन करना होता है, आप वहां पे कॉल आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना, ये ध्यान रखना है। और कॉल ऑन का मतलब होता है बुलाना, किसी को बुला करके कोई काम करवाते हैं, इन दैट केस क्या करते हैं, हम कॉल ऑन का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कॉल्ड ऑफ जो है करेक्ट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है नो सूनर हैड ही एंटर्ड दैश द बेल रैंग। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कि व्हेन होगा, देन होगा, देन होगा या एज होगा, किसका प्रयोग किया जाएगा। तो देखेंगे कि नो सूनर के बाद हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो यहां देख रहे हैं हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इन्वर्जन होता है तो सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है, उसके बाद देखेंगे नो सूनर, सूनर का मतलब है ये कॉम्परेटिव डिग्री का हमारा है, और जैसे कॉम्परेटिव डिग्री का है तो इसके साथ किसका कॉम्बिनेशन होगा, देन का, अर्थात आपके ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही बैठेगा। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है दिन का, ये दिन और ये देन दोनों में बहुत अंतर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू। अब यहां पे देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस टू को देख करके, और उनके मन में आ जाता है कि सर क्या V1 लगेगा, ये इन्फिनिटिव तो बना रहा नहीं। अब देखेंगे कि एक एक्सप्रेशन हमारा है जो है लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। इसके बाद हम देखते हैं जिरंड का प्रयोग किया जाता है, जो कि वर्बल नाउन है, नाउन के रूप में कार्य करता है, वर्ब का चौथा रूप है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करेंगे। यहां पे क्या आ जाएगा, वर्ब का चौथा रूप आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इज लुकिंग फॉरवर्ड जो है ना, ये अपने साथ टेंस में बदलाव लाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहां पे इज लुकिंग को वॉज लुकिंग कर सकते हैं, हैज लुक्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी भी टेंस में से आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ये चीज ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दिस इज द बेस्ट मूवी डैश आई हैव एवर सीन। कहता है कि यह आज तक की सबसे बेहतरीन मूवी है जिसे मैंने देखा है, मतलब जितने भी मूवीज मैंने देखी है उसमें से सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतरीन है। अब क्या है, आपको रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, व्हिच का, हु का, दैट का, हुम का। अब देखिए एंटीसीडेंट हमारा मूवी है, मूवी कभी आदमी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है बल्कि आदमी उसे देखता है, जिस कारण से यहां जो रिलेटिव प्रोनाउन आने वाला है वो पर्सन को शो करने वाले, जैसे हु और हुम है, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर है, अब देखना है दैट का होगा या व्हिच का होगा। व्हिच का प्रयोग हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं, ये नॉन लिविंग है। दैट का प्रयोग हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं। अब देखना है मामला फंसेगा। अब इसका निर्धारण होगा, इसके पहले कोई ना कोई कीवर्ड होगा, जैसे कि सेम हो गया, वेरी हो गया, या सुपरलेटिव डिग्री का हो गया कोई भी हमारा एडजेक्टिव। उसका अगर यदि प्रयोग हो, उसका यदि प्रयोग हो तो हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ये निर्धारित है, ये फिक्स्ड है। क्लियर है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। कहता है ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। क्या करना है आपको, क्वेश्चन टैग चुनना है कि आखिर क्या होगा। यहां पे इजंट होगा, डजंट होगा, डोंट होगा, डज होगा। देखते हैं यहां पे हमारा वर्ब का पांचवा फॉर्म है। पांचवा फॉर्म बिलोंग करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, और जैसे ही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया तो क्वेश्चन टैग में इसका जो हम प्रयोग करते हैं, एक तो होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हम नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, यदि इधर निगेटिव है तो इधर नहीं होगा। और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के लिए एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जब एक प्रोनाउन है ऑलरेडी तो ही रह जाएगा, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना है यहां पे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब कौन होता है। वहां होता है डू और डज, ठीक है ना। और ही अपने साथ क्या लेता है, डज लेता है, अर्थात क्या होगा, डजंट हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर,
एंड आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा और आप बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आए होंगे जो आप नहीं जानते थे। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं इस तरह के सेशंस आपके लिए और भी लाता रहूं और मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे इस तरह के चीजों से। तो चलिए अशेष शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेना चाहूंगा। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।